चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का है सेशन 2। इसमें हम करेंगे सेट 2 एसएससी सीजीएल मेंस जनरल अवेयरनेस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मॉड्यूल 2 जनरल अवेयरनेस 106 से स्टार्ट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द पीपल। तो इनमें से कौन से सेक्शन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है मेंशन है। तो कौन सा है फंडामेंटल राइट्स? आई थिंक आपका पार्ट 3 होना चाहिए। सो लेट अस सी दी एक्सप्लेनेशन एंड आंसर 106। सो इसका आपका है ऑप्शन नंबर 4 जो कि पार्ट 3 है। द फंडामेंटल राइट्स आर डिफाइंड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 अंडर पार्ट 3 cover 6 fundamental rights recognized by the Indian Constitution. Right to equality फर्स्ट है हमारा। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये सभी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं 6 जो कि मेंशन है पार्ट 3 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 107। द लार्जेस्ट करंट बिकॉज ऑफ इट्स डार्क waters is known as the black current and that is। तो जो लार्जेस्ट करंट जो है कहलाती है जो कि ब्लैक करंट भी कहलाती है। तो इनमें से कौन सी होगी? सो मे बी इसमें फर्स्ट वाली लग रही है गल्फ स्ट्रीम, बट लेट अस चेक द आंसर एंड एक्सप्लेनेशन 107। तो इसका है आपका 107 में आपका है सेकंड ऑप्शन करेक्ट जो कि है कुरोशियो करंट। द वर्ड कुरोशियो मीन्स ब्लैक करंट इन जापानीज, also known as Japan current. It is a warm ocean current which flows up the east coast of Asia and under the influence of westerly winds towards North America. It is the counterpart of the Gulf Stream. However, the Antarctic circumpolar current is the largest oceanic current on Earth. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। जो ब्लैक करंट है वो कुछ कुरोशियो करंट कहलाती है जापानीज में। नेक्स्ट है 108। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ट्राइड टू प्रोहिबिट सती। सती को किस सुल्तान ने प्रोहिबिट किया था, बैन किया था? तो ये हमारा कौन सा हो सकता है? सती को स्टार्ट किया था आई थिंक राजा राम मोहन राय ने तो खत्म किया था या स्टार्ट किया था। इनमें से कौन सा है जो प्रोहिबिट है? वो ये वाला आना चाहिए, मे बी सेकेंड ऑप्शन। सो चेक करते हैं 108 का आपका सेकेंड ऑप्शन। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है प्रोहिबिट किया था, बैन किया था जो सती प्रथा थी उसको। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके अच्छे से जो कि आपकी गिवन है 108 में, सॉरी। तो ये है सेकेंड पार्ट जो कि आंसर आएगा इसमें आपका हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ट्राइड टू प्रोहिबिट सती, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। द अर्लीस्ट नोन अटेम्प्ट बाय ए रूलर टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती took place during the rule of मोहम्मद तुगलक in the 14th century। 14th century में स्टेप लिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। His policy toward the Hindu was conciliatory and he had tried to introduce social reforms such as the abolition of sati। ये रिफॉर्म्स इन्होंने जो है क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था सोशल रिफॉर्म्स के लिए। अबोलिशन ऑफ सती, उसको हटाने का इरादा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 109। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी जो कौन से आर्टिकल
उसकी डिफाइन होती है। तो 109 का आंसर आपका होना चाहिए थर्ड, जो कि है आर्टिकल 167। इसमें आपका मेंशन है आर्टिकल में, जो कि सेम जो आपकी ड्यूटीज हैं, ड्यूटीज ऑफ द सेम, जो कि मेंशन है 167 में। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब। तो 109 है इसका ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट है। आर्टिकल 167 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर as respects the furnishing of information to governor, etc. According to this article, it shall be the duty of the chief minister of each state to communicate to the governor of the state all decisions the council of ministers relating to the administration of the affairs of state and proposals for legislation. To furnish such information relating to the administration of the affairs of the state and proposals for legislation as the governor may call for। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नर की जो डिसीजन रहेंगे उसके बेसिस पे ये काम इस पे किया जाएगा। नेक्स्ट है, आगे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, इफ the governor so requires to submit for the consideration of the council of ministers and matter of which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council। ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में जब काउंसिल और गवर्नर के बीच में जो है डिसीजन पेंडिंग रहते हैं, तब हम जो है इसका यूज करते हैं, जो सीएम की जो ड्यूटीज है तब यूज करते हैं, जो कि आर्टिकल 167 में मेंशन है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 110। ए लो इंटरेस्ट पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज, लो इंटरेस्ट पॉलिसी क्या कहलाती है? चीप मनी पॉलिसी, इनकम जनरेटिंग, डियर मनी पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो आपका इसमें आना चाहिए 110 में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसमें, जो कि आपका है चीप मनी पॉलिसी। चीप मनी पॉलिसी इसमें आपका करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन में गिवन है, चीप मनी पॉलिसी इन्वॉल्व्स लोन और क्रेडिट विद ए लो इंटरेस्ट रेट। चीप मनी पॉलिसी क्यों कहलाती है? क्योंकि उसमें जो क्रेडिट रेट है आपका या इंटरेस्ट जो रेट है वो लो है, और द सेटिंग ऑफ लो इंटरेस्ट रेट्स बाय सेंट्रल बैंक्स ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक के द्वारा लो इंटरेस्ट रेट सेटल किया गया है। चीप मनी इज गुड फॉर बोरोवर्स बट बैड फॉर इन्वेस्टर्स। सो अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें लो इंटरेस्ट पे वापस में रिटर्न मिलेगा, इसलिए वो बैड है फॉर द इन्वेस्टर्स एंड गुड फॉर द बोरोवर्स, बिकॉज अगर कोई लोन अगर हमें लेना है तो लो रेट पे मिल जाएगा। सो चीप मनी पॉलिसी वाज वन ऑफ द प्राइमरी कैटलिस्ट ऑफ द 2008 रिसेशन। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें आपका क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, लो इंटरेस्ट पॉलिसी, जो कि चीप मनी पॉलिसी। नेक्स्ट है 111। द हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। हाइड्रोफिलिक, फिलिक और हाइड्रोफोबिक होते हैं आपके दो तरह के। तो हाइड्रोफोबिक मीन्स जो हेटिंग पार्ट होता है, और हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लविंग पार्ट। तो हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हाइड्रोजन बॉन्ड्स में भी आना चाहिए इसमें, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी देखते हैं इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन। 111 में सेकंड पार्ट है, तो बिल्कुल करेक्ट है। सो एग्जाम में भी आप इस तरह से गेस कर सकते हैं, तो आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सो
एक्सप्लेनेशन है आपका, द फॉस्फेट ग्रुप्स ऑन डीएनए आर, द फॉस्फेट ग्रुप on DNA are ionic and charged. Each phosphate group on the DNA backbone is 1 unit of negative charge. DNA backbone रहती है उसका 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज रहता है, that is electron type. Charged molecules attract water and are hydrophilic. So molecules attract water, that attract water are hydrophilic. DNA has two hydrophilic polar external backbones made of sugars and phosphate groups joined by ester bonds. ester bonds के द्वारा ज्वाइन किए गए डीएनए में दो पार्ट होते हैं, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स के। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा 111 में। 112 की तरफ पढ़ते हैं। रिगार्डिंग मनी सप्लाई सिचुएशन इन इंडिया, इट कैन बी सेड दैट। मनी सप्लाई सिचुएशन में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो मनी सप्लाई सिचुएशन में हम देखते हैं 112 का है सेकंड पार्ट, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। करेंसी विद द पब्लिक इज लेस देन द डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। सो जो करेंसी है, करेंसी विद द पब्लिक इज लेस देन द डिपॉजिट विद बैंक, जितना अमाउंट बैंक में जमा है, ठीक है, वो ज्यादा है जितना पब्लिक में और जितना पब्लिक के पास है। तो ये आपकी जो है एक मनी सप्लाई की करेक्ट स्टेटमेंट है। सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसके हम 112 की। ऑप्शन नंबर 2, मनी सप्लाई इन इंडिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग। करेंसी विद द पब्लिक, सेकंड है डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट इट्स विद डिपॉजिट्स विद बैंक्स, डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड फोर्थ पार्ट है डिपॉजिट्स इन द पोस्ट ऑफिस। तो इस तरह से ये चार डिफरेंट इसके मेथड्स हैं डिपॉजिट ऑफ मनी के। द करेंसी विद पब्लिक इज लेस देन द टोटल करेंसी इशूड बाय आरबीआई। जितना आरबीआई टोटल करेंसी इशू करती है वो उससे कम पब्लिक के पास है। दिस इज बिकॉज ऑफ कैश रिजर्व विद बैंक। कैश रिजर्व जो रेशो होता है ना हमारा, उससे बेसिस पे है ये। कैश रिजर्व बैंक जो बैंक में रहता है वो, दैट इज ए पार्ट ऑफ करेंसी इशूड रिमेन विद बैंक। तो कैश रिजर्व है वो है जो अमाउंट बैंक में है, तो वो ज्यादा होता है, पब्लिक के पास जो होता है वो कम होता है। As far as deposits are concerned, during the last 4 decades, the proportion of demand deposits, time deposits, and other with banks in relation to total supply of money has been increasing. So पिछले जो 10 साल से जो है ये चीज इंक्रीज हो रही है कि जो रेशो है आपका डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट एंड अदर विद द बैंक्स इन रिलेशन टू द सप्लाई हैज बीन इंक्रीजिंग। तो डिपॉजिट का जो है वो सप्लाई के साथ जो रिलेशन है उसमें जो रेशो है वो इंक्रीज हो रहा है। So this is mainly due to the expansion of banking facilities in the country. Almost all the money in the economy exists as bank deposits, and banks create these deposits simply by making loans. So ये कहना चाह रहा है कि ये रेशो इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो मनी है वो बैंक में डिपॉजिट होती है, पब्लिक के पास जो जाती है, और वो पब्लिक के पास लोन्स के थ्रू जाती है। सो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 113। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में इनमें से कौन सी जो है थेरेपी यूज करी जाती है? सो इसमें आपका आना चाहिए 113 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, जो कि कीमोथेरेपी है। तो हमें पता है कीमो का यूज भी होता है कैंसर वगैरह में, कीमो लगवाते हैं इंजेक्शन, तो हम कह सकते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी यूज होती है। 114 में देखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव्स हायर मैग्निफिकेशंस देन एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बिकॉज। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो हाई मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि हाई पावर जो इमेज देते हैं एज कम्पेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऐसा क्यों होता है? सो देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। 114 का आपका सेकंड करेक्ट है।
सेकेंड जो कि द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। जो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो स्मॉल है, किससे? जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट्स की, विजिबल लाइट्स की जो वेवलेंथ है जो उससे क्या है, वेवलेंथ लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे विजिबल लाइट्स की जो वेवलेंथ है उससे कम है इसकी जो है वेवलेंथ। तो चलिए दोस्तों 114 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। An electron microscope is a microscope that uses a beam of accelerated electrons as a source of illumination. Because the wavelength of an electron can be up to 1 lakh times shorter than that of visible light photons. Photon से जो इलेक्ट्रॉन की wavelength 1 lakh times smaller है. The electron microscope has a higher resolving power than a light microscope. So इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हायर रिजोल्विंग पावर होती है और लाइट माइक्रोस्कोप की जो पावर कम होती है। can reveal the structure of the smaller objects. That's why जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं वो हाई मैग्नीफाइंग पावर होती है, तो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को रिवील कर सकते हैं, मतलब इजीली हम उनसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को लार्ज उसमें साइज में स्ट्रक्चर में देखा जा सकता है। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली which enacted the Constitution of India were। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिन्होंने इनेक्ट लागू किया था उसके मेंबर्स कौन कौन से थे, या फिर किसके द्वारा नॉमिनेट या इलेक्ट किए जाते थे। तो 115 में आपको ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, जो कि इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस। जो डिफरेंट प्रांत होते थे हमारे, उनके जो इलेक्टेड जो मेंबर्स थे इलेक्ट किए जाते थे, दे वर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस प्रोविंस। लेजिस्लेटिव असेंबलीज से इलेक्ट किए जाते थे। सो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज बाय ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एक सिंगल वोट से होता था, जैसे अगर एक वोट भी ज्यादा हो जाती थी तो फिर वो इलेक्ट कर दिया जाता था मेंबर। द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। टोटल मेंबर्स जो थे नंबर इसका कितना था, 389। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 116। द फ्लैशी थैलेमस इज एडिबल इन। जो फ्लैशी थैलेमस है वो एडिबल पार्ट है, खाने योग्य पार्ट है, तो ये कौन से में है इनमें से? तो हम कह सकते हैं मे बी मैंगो। मैंगो इसमें या तो टोमेटो भी हो सकता है, बट मैंगो इज मोस्टली दी आंसर। सो 116 का चेक करते हैं। इसका आपको आ जाएगा एप्पल। एप्पल का जो है पार्ट वो एडिबल पार्ट होता है। वी वर रॉन्ग। लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन। एप्पल इज ए पॉम, ए सिंपल फ्लैशी बट फॉल्स फ्रूट एज इट इज सराउंडेड बाय ए फ्लैशी थैलेमस। जो सराउंडिंग पार्ट होता है एप्पल का वो ही फ्लैशी थैलेमस कहलाता है, विच इज एडिबल, व्हाइल एक्चुअल फ्रूट लाइज विद इन। अदर एग्जाम्पल्स आर पियर, लोकेट एक्सेट्रा। तो मेन मतलब इसका क्या हुआ कि जो छिलका होता है एप्पल का वो खाने योग्य होता है, बाकी जो फ्रूट्स हैं तीनों ऑप्शंस हैं उनमें जो इनका जो छिलका है वो खाने योग्य नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो अब देखते हैं 117। केमिकल नेम ऑफ गैमेक्सेन इज। सो गैमेक्सेन का केमिकल नाम क्या है? सो आपका इसमें आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, जो कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो कि 6 क्लोरीन, हेक्सा मीन 6, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज द केमिकल नेम ऑफ गैमेक्सेन। नेक्स्ट देखते हैं 100। ये तो आपका एक क्रैमिंग टाइप हो गया, तो इसको आप क्रैम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 118। द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ कमोडिटी विल डेफिनेटली राइज इफ देयर इज एन। सो किसी भी कमोडिटी का इक्विलिब्रियम प्राइस कब राइज हो सकता है?
तो कल हमने एक क्वेश्चन आया था इक्विलिब्रियम प्राइस होता कब है। तो इक्विलिब्रियम गेन तब होता है जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होती है किसी भी कमोडिटी की। अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे देख रहे सकते हैं हम, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज। तो इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ए कमोडिटी विल डेफिनेटली राइज की बात हो रही है। तो इक्विलिब्रियम राइज कब हो सकता है? So increase in demand accompanied by decrease in supply. मे भी दोनों में या तो डिक्रीज होना चाहिए। सो देखते हैं ऑप्शन नंबर 118 का आपका फोर्थ करेक्ट है, बिल्कुल सही, ये वाला करेक्ट है आपका। इसमें इंक्रीज इन डिमांड अकम्पनीड बाई डिक्रीज इन सप्लाई। तो डिमांड अगर इसमें इंक्रीज होगी और सप्लाई इसमें डिक्रीज होगी तब हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम इंक्रीज होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। Embellica officinalis is the scientific name of। So Embellica officinalis जो है ऐसे कौन से पौधे का नाम है, जो कि 4 ऑप्शन आपके इसमें गिवन है, इनमें से पीपल, मैंगो, आंवला और ड्रमस्टिक। सो Embellica officinalis इसका साइंटिफिक नेम हो सकता है भाई। तो ये है थर्ड ऑप्शन करेक्ट आपका इसमें, जो कि आंवला, आंवला का जो पेड़ होता है उसका नाम है साइंटिफिक नेम Embellica officinalis। Which of the following molecules is joined by a double covalent bond? So double covalent bond में कौन सा इसमें मॉलिक्यूल ज्वाइन है? तो हम कह सकते हैं जो नाइट्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्ड से होता है, और डबल बॉन्ड से में भी ऑक्सीजन हो सकता है आपका, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करेगा। तो लेट अस सी 120th। सो इसमें सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट है, व्यूअर वेरी राइट, जो कि ऑक्सीजन के बीच में जो है डबल बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी आप इसमें देख लेते हैं, 8 इसका नंबर होता है, 16 इलेक्ट्रॉन्स और 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी आउटर ऑर्बिट में हम देख लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही इसकी वैलेंसी होगी और फिर वो ही शेयर करेंगे इस तरह से। तो इस वजह से 2 बॉन्ड आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द रिनाउंड टेम्पल एट रानाकपुर इज ए डैश टेम्पल। रिनाउंड टेम्पल जो फेमस टेम्पल है रानाकपुर में, वो किसका टेम्पल है? शिवा, जैन, कृष्णा या राम? सो 121 में इसमें आपका आ जाएगा सेकंड पार्ट करेक्ट है। द रिनाउंड टेम्पल एट रानाकपुर इज डेडिकेटेड टू जैन तीर्थंकर आदिनाथ। जैन तीर्थंकर आदिनाथ का जो टेम्पल के नाम से वो फेमस है। आदिनाथ ऑल्सो नोन एज द ऋषभनाथ, आदिनाथ ऋषभनाथ से भी जाने जाते हैं, जो कि इस तीर्थ रहे हैं जैन धर्म के। इज द फर्स्ट तीर्थंकर टीचिंग गॉड। तीर्थंकर का मतलब होता है टीचिंग गॉड जो है, तो वो फर्स्ट टीचिंग गॉड थे ऑफ द प्रेजेंट हाफ साइकिल ऑफ टाइम इन जैनिज्म। लोकल लीगेंड हैज इट दैट धर्माशा, ए लोकल जैन business person, started construction of the temple in 15th century following a divine vision। सो कौन सी जो है 15th सेंचुरी में स्टार्ट किया गया था, जैसे 1498 में, इस तरीके से ये आपकी 15th सेंचुरी में आ जाते हैं सारे ईयर्स, 1400 से 1499 तक। सो नेक्स्ट देखते हैं हम। सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ये वाला सेकंड। जल्लीकट्टू इज ऑल्सो इज एसोसिएटेड विद। जल्लीकट्टू जो है आपका जो है बोट रेस होती है, मे बी ये आपकी कौन से फेस्टिवल से इनमें से रिलेटेड है? ये केरला में है और केरला में शायद पोंगल या ओणम में से है एक। 122 में आपका आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, पोंगल। सो पोंगल से रिलेटेड है ये। केरला में स्टेट भी याद रख सकते हैं, केरला में बोट रेस को जल्लीकट्टू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 123, हु जनरली प्रेजेंट्स द फाइनेंस बजट इन इंडियन पार्लियामेंट। फाइनेंस बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? सो ये आपका
फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल में एक लेडीज हमारी जो है कौन है, आप जरूर कमेंट करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 124। और फाइनेंस बजट इंडिया में कौन से मंथ में पेश किया जाता है हर साल, वो भी आप कमेंट करें जरूर। सो नेक्स्ट देखते हैं 124। कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट विच एनिमल। कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन से एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए, मे भी आपका इसमें आना चाहिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क शायद काजीरंगा में, कॉर्बेट नेशनल पार्क काजीरंगा असम में, एशियाटिक लायंस के लिए मे भी। सो 124 में आपका आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सो बंगाल टाइगर्स के लिए ये जो एस्टेब्लिश किया गया था। लेट अस रीड द एक्सप्लेनेशन। The Corbett National Park was established in 1936 as Heli National Park. Heli ये उत्तराखंड में है भाई, उत्तराखंड में है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क। Heli National Park to protect the endangered Bengal tigers, named after Jim Corbett, who played a key role in its establishment. It is also the oldest national park in India, located in the Nainital district of Uttarakhand. The park was the first to come under Project Tiger initiative. जो Project Tiger स्टार्ट हुआ था उसमें जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो फर्स्ट पे था आपका इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 125। Which state does not share a common border with छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से कौन सा स्टेट इनमें से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो मैप भी आपको याद होना चाहिए इंडिया का, कौन सा स्टेट किधर लाई करता है। तो छत्तीसगढ़ में भी आपका इस तरह से है, तो यहाँ कहीं लाई करता है बिहार के नीचे, झारखंड के साइड में। तो झारखंड और बिहार है आई थिंक, और महाराष्ट्र नहीं है इसमें, महाराष्ट्र नहीं है इसमें शायद। तो 125 का आपका होना चाहिए। छत्तीसगढ़ इज बाउंडेड बाय साउदर्न, तो फर्स्ट पार्ट इसमें करेक्ट है, बिहार टच में नहीं है भाई। सो जरूर आपको मैप पता होना चाहिए, ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं मैप से, बाउंड्री बॉर्डर से रिलेटेड। सो बिहार और छत्तीसगढ़ में कोई बाउंड्री टच नहीं करती है। नेक्स्ट है 126। नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर तो आपकी गंगा ही होनी चाहिए, जिसकी जो लेंथ है वो आप कमेंट करके बताएंगे, काफी कॉमन है। नेक्स्ट है 127। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन। क्विट इंडिया मूवमेंट काफी इजी क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट करें। क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी ईयर में लॉन्च करी गई थी। नेक्स्ट है 128। विच फ्रीडम फाइटर एड्रेस्ड महात्मा गांधी एज फादर ऑफ द नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन से फ्रीडम फाइटर ने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा था। सो 128 में आपका करेक्ट आना चाहिए सेकंड पार्ट, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको उपाधि दी थी फादर ऑफ नेशन की। सो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 128 की। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हिस्ट्री होल्ड्स दैट द टाइटल ऑफ फादर ऑफ द नेशन वाज गिवन टू द गांधी बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, who in his address on Singapore radio on July 6, 1944 addressed him as the father of the nation। तो डेट भी आ सकती है एग्जाम में, याद रखना कब इनको फादर ऑफ नेशन की उपाधि मिली थी, जुलाई 6, 1944। Thereafter on April 28, 1947 Gandhi ji was referred with the same title by Sarojini Naidu at the conference। और कॉन्फ्रेंस में 1947 में 28 अप्रैल को सरोजनी नायडू ने भी सेम रेफरेंस जो कि फादर ऑफ नेशन से इनको नवाजित किया था। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 129। तो दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और डेली आप जुड़ जाएं, डेली आपको वीडियोस मिलेंगी। इसकी कंप्लीट करेंगे हम 20 सेट्स जो कि जनरल अवेयरनेस के हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, और बार बार आप इनको रिवाइज करना एग्जाम से पहले 20 सेट्स कंप्लीट। तो जरूर आपके इसमें से कम 10 स्टैटिक क्वेश्चंस फंस जाएंगे। तो चलिए दोस्तों
मे भी ज़्यादा ही हो सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन जो है आपका होता है क्वेश्चंस का एवरी ईयर। तो मे बी अगर आप कंप्लीट कर लेंगे 20 सेट्स आप इस चैनल से तो ज़रूर बेनिफिट होगा। ऑल द फॉलोइंग आर द एम्स ऑफ लोक अदालत एक्सेप्ट, तो इनमें से लोक अदालत के एम्स हैं, कौन सा इसमें एम नहीं है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो 129 जो कि है थर्ड ऑप्शन इसमें है जो कि रॉन्ग है कि भाई इन सभी को छोड़ के ये वाला जो है इज नॉट द एम ऑफ द लोक अदालत, दैट इज गिव द पावर टू द रूल इन हैंड्स ऑफ द कॉमन मैन। तो पावर जो है कॉमन मैन के हाथ में नहीं देते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है। बाकी जो करेक्ट है वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं लोक अदालत के एम्स। सिक्योर जस्टिस टू द वीकर सेक्शन, मास डिपोजल ऑफ द केसेस, मिनिमाइज कॉस्ट एंड डिले। तो जैसे कई बार चालान वगैरह आप कटवाने जाते हो तो आप लोक अदालत में जाते हो, तो लोक अदालत बेसिकली फॉर दी जस्टिस। नेक्स्ट देखते हैं 130 हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए सुटेबल बॉय। जो सुटेबल बॉय है इसके जो ऑथर कौन है। सो 130 ये जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, विक्रम सेठ। विक्रम सेठ जो है इसके ऑथर हैं। और बाकी आप कंप्लीट जो है ऑथर ऑफ द बुक्स याद कर लें, ये एक टॉपिक बन गया आपका यहाँ से कंप्लीट। अगर आप अपडेटेड ऑथर्स ऑफ द बुक याद कर लेंगे तो वहाँ से आपको ऑथर ऑफ बुक से अगर टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर लेंगे एग्जाम में। सो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हमारा जल्दी खत्म होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन थे इसमें, इसलिए हमने जल्दी कवर कर लिया। जुड़ जाएं आप हमारे चैनल से ऐसे ही अच्छी जीएस की वीडियोस के लिए। अगर आपका डेफिनेटली स्कोर अगर कम बन रहा है जीके मॉक्स में तो ये कवर कर लेंगे तो अच्छा स्कोर बनने लग जाएगा। यहाँ पे आपको अप्रोच भी बताएंगे कि किस तरह से आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है और जो ऑप्शन है वो कैसे सिलेक्ट करने हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।